पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास का हमला हुआ था इजराइल पर और उसके बाद से इजराइल के पलटवार की शुरुआत हुई, तब से इस बात की चर्चा रही कि दरअसल हमास हो, हिजबुल्लाह हो या हूथी हो, वो सब केवल प्रॉक्सी हैं। दरअसल किरदार तो ईरान है। आखिरकार ईरान की तरफ से हमला भी किया गया इजराइल पर और इसीलिए इजराइल और ईरान के बीच के मौजूदा संघर्ष की स्थिति पर हम आपको अगले 1 घंटे में बताएंगे कि ये युद्ध किस रूप में नजर आ रहा है। इस लड़ाई में कौन कितना मजबूत है। در انجام این وظیفه نه تعلل می‌کنیم त्योरियां चढ़ी हुई हैं, तनाव बढ़ रहा है, खून उबाल मार रहा है, जोश हाई है। 2 देश जंग की दहलीज पर हैं। लेकिन ये जंग जीतेगा कौन? किसके पास है सबसे बड़ी सेना? किसके पास है सबसे खतरनाक एयरफोर्स? किसकी नौसेना कितने पानी में है? किसका डिफेंस सिस्टम सबसे मजबूत है? किसके साथ कौन कौन से दोस्त हैं? किसके पास है कितने परमाणु बम? किसमें कितना है दम? ईरान इजराइल के बीच संघर्ष नया नहीं है। इससे पहले अप्रैल 2024 में ईरान ने ड्रोन मिसाइल से इजराइल पर हमला किया था, जो सीरिया में उसकी एम्बेसी पर इजराइल के हमले का जवाब था। जनवरी 2020 में अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की, जिसके जवाब में ईरान ने इराक में अमेरिकी अड्डों पर हमला किया। हालांकि उस समय हालात ऐसे थे कि युद्ध की स्थिति नहीं बनी, लेकिन इस बार रणनीति, युद्ध नीति और कूटनीति का मिजाज अलग है। ईरान मिडिल ईस्ट का इकलौता ऐसा मुल्क है जिसके पास मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा। ईरान ने इजराइल पर करीब 181 मिसाइलों से एक साथ हमला करके यह साबित भी कर दिया कि उसके पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। उधर इजराइल के अटैक हथियारों की दक्षता किससे छुपी है भला? दुनिया के सबसे उन्नत हथियारों की बात जब होती है तो उसमें इजराइल का नाम जरूर लिया जाता है। लड़ाई अपने अगले चरण में बढ़ते हुए दिख रही है। मनोवैज्ञानिक और सैन्य दोनों तरह के युद्ध तेज होते नजर आ रहे हैं। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कौन है ज्यादा ताकतवर और किसका पलड़ा दिखता है भारी? मैन पावर में इजराइल के 1,73,000 एक्टिव सैनिकों के मुकाबले ईरान के पास है 5,75,000 एक्टिव सैनिक। इजराइल का रक्षा बजट $24.3 बिलियन है, जबकि ईरान का $6.3 बिलियन। एयर पावर में इजराइल के पास 600 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, वहीं ईरान के पास लगभग 541 हैं। लॉजिस्टिक्स में इजराइल की उन्नत तकनीकी क्षमता और उच्च सटीकता इसे रणनीतिक बढ़त देती है। अगर आप नंबर्स देखें तो अगर एयर में भी इजराइल के पास हवाई जहाज ज्यादा है बनिस्बत कि ईरान के। आप नेवल में भी देखिए, हो सकता है फ्लीट ज्यादा हो, पर पूरा अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स 40,000 से ज्यादा सैनिक उनके मेडिटेरियन सी में हैं, इजराइल की मदद के लिए हैं। तो इजराइल का पलड़ा तो जबरदस्त भारी है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए ईरान में जो खलबली मची हुई है और ईरान अपने प्रॉक्सीज का हौसला अफजाई करने में लगा हुआ है, यही कारण है कि मेरे को लगता है कि इजराइल का पलड़ा भारी है। वायुसेना के मामले में इजराइल के पास 612 हवाई जहाज हैं, जबकि ईरान के पास 551 है। इजराइल के जहाजों में F-35, F-16 जैसे आधुनिक 241 लड़ाकू विमान शामिल है, जबकि ईरान के पास 186 लड़ाकू जेट हैं, जिनमें F-14, Su-24, MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान हैं। इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर हैं, इनमें से 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें 13 लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल हैं। जमीन पर इजराइल के पास 1370 टैंक और 43,407 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। ईरान के पास 1996 टैंक और 65,765 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इजराइल के पास 650 स्वचालित तोप और 150 रॉकेट आर्टिलरी हैं, जबकि ईरान के पास
580 स्वचालित तोप और 775 रॉकेट आर्टिलरी है। दोनों देशों की नौसेना बलों में भी बड़ा अंतर है। इजराइल के पास 5 पनडुब्बियां, 7 कॉर्वेट और 45 गश्ती जहाज हैं, लेकिन इसके पास फ्रिगेट की कमी है। दूसरी ओर ईरान के पास 7 युद्धपोत, 3 पनडुब्बियां, 19 गश्ती जहाज और 1 बारूदी सुरंग युद्धपोत है। ईरान के ऊपर इतने साल से सैंक्शन लगे हुए, उनके पास अभी एयर डिफेंस सिस्टम पुराने, उनके पास एयरफोर्स के पुराने जहाज हैं, फ्रिगेट्स और नेवल शिप्स भी पुराने हैं, टैंक्स पुराने हैं। इसके मुकाबले में इजराइल के पास जितना भी है आधुनिक सामान है, टेक्नोलॉजी और एक कोऑर्डिनेटेड लड़ाई लड़ते हैं। साथ साथ उनके पास एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बड़ी ज़बरदस्त ताकत है, जिसके द्वारा पूरा इंटरसेप्ट कर लेते हैं। आज हमने देखा किस प्रकार से उनकी इंटेलिजेंस बिल्टअप रहती है, पिन पॉइंट अटैक करने में वो सक्षम है इजराइल आज। इन आंकड़ों से साफ है कि ईरान संख्या में बड़ा है, लेकिन इजराइल की उच्च तकनीक दक्षता और शक्तिशाली एयर पावर इसे युद्ध में भारी साबित कर सकता है। ईरान की 181 मिसाइलों ने आखिर इजराइल की जमीन पर नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, और अगर पहुंचाया भी तो बहुत मामूली। इसके पीछे है इजराइल का मजबूत 3 टियर या 3 स्तरीय डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरो सिस्टम। लेकिन अगर इजराइल हमला करता है तो उसके पास यानी ईरान के पास डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? इजराइल के पास सिर्फ आयरन डोम नहीं, बल्कि दूसरे ऐसे सिस्टम भी हैं जिनसे वो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही खत्म कर सकता है। इजराइल के ये एयर डिफेंस सिस्टम अलग अलग ऊंचाई और दूरी पर आने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन सिस्टम में एरो 3, एरो 2, आयरन बीम, लाइट ब्लेड, डेविड स्लिंग शामिल हैं। विशेषज्ञों की माने तो ये इतने कारगर हैं कि इजराइल की तरफ मारी गई 90% मिसाइलें जमीन पर पहुंच ही नहीं पाती हैं। आयरन डोम ये कम दूरी से दागे गए रॉकेट या मिसाइलों को रोक सकता है। आयरन डोम 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर की दूरी से दागे गए रॉकेट या मिसाइलों को रोक सकता है। डेविड स्लिंग को कम ऊंचाई वाली, कम दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। एरो 2 इसे 50 किलोमीटर ऊपर से गुजरने वाली, कम दूरी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 500 किलोमीटर दूर से मिसाइल का पता कर सकता है। एरो 3 इस सिस्टम को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक शॉर्ट रेंज है, तकरीबन 70 किलोमीटर तक ये फायर कर सकता है। और जो भी कोई प्रोजेक्टाइल आता है, रॉकेट या मिसगाइडेड रॉकेट, जैसे हम हिजबुल्लाह के बाद 1.5 लाख के लगभग रॉकेट है, वो आते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करता है, रडार उसको आइडेंटिफाई करता है। फिर इसके अंदर ये क्षमता भी है कि क्या कौन सा रॉकेट उनकी टारगेट पे जा रहा है और कौन सा रॉकेट खेतों में जा रहा है, जंगल में जा रहा है। तो जो टारगेट पे जा रहा होता है, जहाँ पे इनके वैल्यू टारगेट है, उसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। कंट्रोल रूम में खबर जाती है, कंट्रोल रूम फिर एक्टिवेट करता है मिसाइल को, मिसाइल इसको ऊपर हवा में डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये हमने इस युद्ध में देखा कितना इफेक्टिव है। ताकि यही कारण है कि इजराइल ने बड़े बड़े रॉकेट अटैक्स और मिसाइल अटैक्स को फेल कर दिया। इसके अलावा इनके पास एरो 2, एरो 3 हैं जो लॉन्ग रेंज है। इसके अलावा डेविड स्लिंग है। इस पूरे युद्ध में सबसे प्रभावशाली और सबसे मशहूर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को माना जाता है। हम आपको बताते हैं कि कैसे काम करता है आयरन डोम। आयरन डोम शब्द भले ही एक हो, लेकिन ये एक ऐसा उपकरण है जिसके अलग अलग हिस्से होते हैं। हम आपको एक एक करके समझाते हैं। इसका सबसे प्रमुख हिस्सा होता है ये रेडार। ये जो रेडार है, ये पता लगाता है उन सारे मिसाइलों और रॉकेट्स का जो कि इजराइल की तरफ दागे जाते हैं। एक बार जब इसके पास ये जानकारी होती है तो वो उसे कंट्रोल सिस्टम के पास भेजता है। ये कंट्रोल सिस्टम जो है, ये इस प्रणाली के बीच की कड़ी है। ये कंट्रोल सिस्टम जानकारी इकट्ठा करके
जो मिसाइल और रॉकेट्स दागे जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके प्रणाली के तीसरे हिस्से को भेजता है, यानी मिसाइल फायरिंग यूनिट्स को। अब वो यूनिट्स कैसी हैं? वो मिसाइल फायरिंग यूनिट जो है वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स दागती है उन इनकमिंग रॉकेट्स और मिसाइल्स की तरफ जो कि इजराइल की ओर फेंके जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं, और इन्हें वो हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। एक तरफ इजराइल का चट्टानी माना जाने वाला डिफेंस सिस्टम है, तो दूसरी तरफ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिन्हें मध्य पूर्व में सबसे खतरनाक माना जाता है। ईरान इकलौता ऐसा गैर परमाणु देश है जिसके पास 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जिनकी रेंज अलग अलग है। आर्मामेंट रिसर्च सर्विसेज के अनुसार शहाब-3 ईरान की सभी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का आधार है, जिसमें लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है। शहाब-3 760 से 1200 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। शहाब-3 के लेटेस्ट एडिशन गदर और इमाद मिसाइल टारगेट के 300 मीटर तक एक्यूरेट है। ईरानी मीडिया के अनुसार तेहरान ने हमलों में एक नई मिसाइल फतेह-1 का इस्तेमाल किया। फतेह-1 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी ये आवाज की गति से 5 गुना लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती है। ईरान की सेजल मिसाइल की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है। खैबर मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। हज कासिम की रेंज 1400 किलोमीटर है। शहाब-1 300 किलोमीटर दूर के निशाने पर मार कर सकती है। जुल्फिकार 700 किलोमीटर मार कर सकती है। शहाब-3 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। वहीं KH-55 मिसाइल ईरान की सबसे दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। ये 3000 किलोमीटर दूर तक निशाना लगा सकती है। ईरान और इजराइल की एक दूसरे की दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों एक दूसरे का एंड देखने की तरफ चल रहे हैं। इजराइल ने ठाना हुआ है ये गाजा अटैक होता या ना भी होता हमास का 7 अक्टूबर का, इजराइल ने उससे पहले से ही काफी से डिसाइड कर रखा है पब्लिक स्टेटमेंट्स में भी कि वो ईरान को कभी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने देगा। और ये खबरें साल भर पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही हैं कि ईरान काफी निकट है फ्यूल को लेकर के, एटम बम तो नहीं बट एटॉमिक फ्यूल को लेकर के बनाने के लिए। लेकिन इतने बड़े हमले के बाद भी इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। हमले के जवाब में इजराइल की तरफ ईरान को चेतावनी देते हुए नतीजों के लिए तैयार रहने की बात कही गई है। दरअसल लगातार युद्ध में होने के कारण इजराइल ये बात बहुत पहले ही समझ चुका था कि आने वाले वक्त में खुद को सुरक्षित रखना है तो दुश्मनों की मिसाइलों को इजराइल की धरती से दूर रखना होगा, जिसके बाद से ही उसने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर लगातार काम किया है। कभी भी दो ताकतवर देशों के बीच युद्ध छिड़ता है तो सबसे पहला डर होता है परमाणु युद्ध का। मिडिल ईस्ट में भी इसका खतरा है। तबाही और बर्बादी के गुबार के बीच दहशत की वजह यह भी है कि कहीं आने वाले दिन इससे भी खतरनाक तो नहीं होंगे। एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ ईरान, बीच में एक ही सवाल, क्या हो सकता है परमाणु युद्ध? नतांज, फर्दो, इस्फहान, खोंदाब, गल्फ कोस्ट, क्या ये जगह हैं अब इजराइल के निशाने पर? आप पूछेंगे यहाँ ऐसा खास क्या है जो यहाँ इजराइल हमला कर सकता है? जवाब है, ये वो जगह है जहां पर ईरान के परमाणु ऊर्जा के संयंत्र हैं। यानी सीधा और साफ इशारा, क्या ये युद्ध बदल जाएगा परमाणु युद्ध में? ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद से दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध का डर बढ़ता जा रहा है। इजराइल एक परमाणु संपन्न देश है जिसके पास करीब 70 परमाणु बम हैं। इजराइल दुनिया के उन 7 देशों में शामिल है जिनको परमाणु शक्ति कहा जाता है। लेकिन क्या ईरान भी एक न्यूक्लियर पावर है? ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो ये सबसे बड़ी चिंता है इजराइल और ईरान के लिए। और अभी भी कोशिश यही रहेगी, अभी जो युद्ध चल रहा है, कि इनके परमाणु प्रोग्राम को किस प्रकार से डिले कर दिया जाए। जहां से रेडिएशन है वहां पर वो अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अभी इस समय के हालात में मेरा ये विचार है कि परमाणु युद्ध अभी नहीं छिड़ेगा, क्योंकि ईरान के पास वो शक्ति नहीं है और इजराइल को जरूरत नहीं है परमाणु हथियार फायर करने की, या अमेरिका को जरूरत नहीं है परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की, क्योंकि वो ईरान को वैसे ही अपनी ताकत के द्वारा, मिसाइल और एयरफोर्स के द्वारा टैकल करने में पूरी तरह से सक्षम है।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अगस्त 2017 के आंकड़ों के अनुसार ईरान के पास 160.7 किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि पहले से 22.6 किलोग्राम अधिक है। ईरान अब 2 जगहों पर 60% तक शुद्धता के साथ यूरेनियम एनरिच कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम की शुद्धता 90% तक होनी चाहिए। दावा किया जा रहा है कि फिलहाल ईरान के पास कम से कम 4 बमों को बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। यूरेनियम यानी वो रेडियो एक्टिव धातु जो परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी है। रॉयटर्स के अनुसार ईरान लगातार अपने यूरेनियम एनरिचमेंट कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है, जिससे उसका परमाणु बम बनाने का ब्रेकआउट टाइम कम हो गया है। यानी उसे परमाणु बम के लिए हथियार ग्रेड यूरेनियम उत्पादन करने में जो समय पहले लगता था, वो अब 1 साल से घटकर कुछ सप्ताह का हो गया है। They say they are concerned about nuclear weapons. They lie. They know that we are not after a nuclear weapon. The security apparatus of the US repeatedly announced that Iran is not getting after nuclear weapons. Over the past few months, twice they confess that there is no sign that Iran is moving toward building a nuclear weapon, and this is true. Well, we are not after getting a nuclear weapon, not because we are afraid of them. This is because of our belief that it is used for mass killing, and we oppose that. It is contradictory to our religion. We are against either nuclear or chemical weapons or any other weapons of mass destruction. ईरान का परमाणु कार्यक्रम ईरान में कई स्थानों पर फैला हुआ है। ईरान के पास तेहरान के दक्षिण में स्थित नतांज में 2 यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स हैं। नतांज में एक भूमिगत फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है, जहां 5% शुद्धता तक ही यूरेनियम एनरिच होता है। इसके अलावा एक प्लांट जमीन के ऊपर है, जहां 60% यूरेनियम एनरिच होता है। अप्रैल 2021 में नतांज में पावर कट और एक धमाका हुआ था, जिसमें ईरान ने इजराइल का हाथ होने का आरोप लगाया था। ईरान की दूसरी साइट है फर्दो, जो ईरान ने पहाड़ के अंदर बना रखी है और यहाँ पर हमले का खतरा भी कम है। ईरान ने इस जगह पर 1000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूग्स या मशीनें लगाई हैं, जहां पर 60% यूरेनियम एनरिच हो रहा है। ईरान के पास एक बड़ा तकनीकी सेंटर इस्फहान में है, जहां पर दावा है कि ईरान के पास ऐसी मशीनें हैं जिससे यूरेनियम धातु बनाई जा सकती है। ईरान के पास खोंदाब में हैवी वाटर रिसर्च रिएक्टर है। इस रिएक्टर से प्लूटोनियम बनाया जा सकता है, जिससे परमाणु बम का कोर या मुख्य भाग बन सकता है। हालांकि 2015 समझौते में इस रिएक्टर को रोक दिया गया था। ईरान के पास इकलौता परमाणु प्लांट जो काम करता है वो है गल्फ कोस्ट पर, जिसमें ईंधन रूस से आता है और ईंधन का इस्तेमाल हो जाने के बाद रूस इसे वापस ले लेता है। अमेरिका और ब्रिटेन इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि रूस ईरान को न्यूक्लियर तकनीक दे रहा है। बदले में ईरान रूस को यूक्रेन के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप पहुंचा रहा है। सवाल ये है कि क्या मिसाइल अटैक के जवाब में इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है? कुछ महीनों पहले जब ईरान ने इजराइल पर ड्रोन से हमला किया था, तो धमकी भी दी थी कि अगर इजराइल ईरान के परमाणु संयंत्रों को तबाह करता है, तो ईरान इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा। ईरान ने 2015 में अमेरिका और दूसरी विश्व शक्तियों के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से राहत के बदले ईरान को अपने परमाणु गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना था। लेकिन ये समझौता 2018 में तब टूट गया जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया। ईरान ने इसके बाद अगले वर्ष से ही प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया। इजराइल के पास करीब 1,70,000 सैनिक हैं। ईरान के पास 5 लाख से भी ज्यादा। इजराइल के पास रिजर्विस्ट्स की बड़ी संख्या है, जो इजराइल के आम नागरिक हैं, लेकिन युद्ध की स्थिति में वो देश के लिए लड़ने को तैयार है। ऐसे में अगर इजराइल और ईरान में जमीनी लड़ाई होती है, तो किसका पलड़ा भारी होगा? شیوه‌های دشمن در کشورهای مختلف است. दो देश, दोनों की नाक की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई। कौन है इस लड़ाई में कितना भारी? अगर इजराइल और ईरान के बीच जमीनी लड़ाई की नौबत आई, तो किसकी सेना मारेगी बाजी? इजराइल और ईरान की सेनाओं की अलग अलग ताकतें हैं, जो हालात के मुताबिक युद्ध के दौरान उनके प्रदर्शन पर असर डाल सकती है।
इजराइल की सेना को IDF के नाम से जाना जाता है, यानी इजराइल डिफेंस फोर्स, और उनके सामने है ईरान की सेना। ईरान के पास लगभग 6,10,000 सक्रिय सैनिक हैं, जिसमें से 3,50,000 सेना में हैं और 1,90,000 इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर हैं। इसके अलावा 3,50,000 रिजर्व सैनिक भी हैं। वहीं इजराइल के पास 1,69,500 सक्रिय सैनिक हैं और 4,65,000 की रिजर्व सेना भी है। ईरान के पास तकरीबन 5 लाख जमीनी सैनिक हैं और इजराइल के पास 1,75,000 है। दोनों के पास रिजर्विस्ट भी हैं। उसके हिसाब से ईरान के पास तकरीबन 3.5 लाख और रिजर्विस्ट हैं। इजराइल के पास भी हैं। उनका टैंक्स भी ज़्यादा। जमीनी सेनाओं की अगर हम बात करते हैं, लेकिन इसका लड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में गैप है। ईरान और इजराइल के बीच में जॉर्डन, सीरिया, इराक 3 देश पड़ते हैं। 2000 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर लड़ाई में अगर फर्क डालेगा तो वो है एयरफोर्स और मिसाइल्स। लेकिन क्या हो अगर अमेरिकी फौज भी इसमें शामिल हो जाए? तब IDF की तादाद ईरान के मुकाबले क्या होगी? दरअसल अमेरिका और इजराइल दोनों ही देश एलाइज हैं। अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर युद्ध में शामिल होता है तो इसका प्रभाव काफी बढ़ जाएगा। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तकनीकी रूप से उन्नत सेना है। यहाँ पे तो ग्राउंड इन्वेजन तो है ही नहीं ना, किसी ने हमला तो करना नहीं है, और सब कुछ जो भी होगा, या मैं कहूँगा कि एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, ड्रोन्स, साइबर वॉरफेयर, तो इसके द्वारा अगर देखते हैं तो उस मकसद से चाहे इनके पास 6 लाख हो और उनके पास 1.5 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे को अभी भी लगता है कि इजराइल का पलड़ा भारी है, और क्योंकि आधुनिक हथियार जो है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है, वो सब कुछ इजराइल के पास है, ईरान के पास नहीं। दूसरी तरफ ईरान के साथ जुड़े नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे हमास, हूती और हिजबुल्लाह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने से पहले हमास के पास 20,000 से 25,000 लड़ाके थे, लेकिन इजराइल की कार्रवाई के बाद हमास की पहले जैसी शक्ति नहीं है। 2022 में इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने एक रिपोर्ट में कहा था कि हिजबुल्लाह के पास 20,000 तक सक्रिय लड़ाके हो सकते हैं, जबकि नसरुल्लाह का दावा था कि ये संख्या 1 लाख है। हूती के पास साल 2009 से 2,000 से 10,000 लड़ाके थे, लेकिन 2010 में यमन पोस्ट ने दावा किया कि उनके पास 1 लाख से अधिक लड़ाके हैं। ये समूह ईरान के लिए क्षेत्रीय शक्ति बढ़ाते हैं, विशेष रूप से मिसाइल और गुरिल्ला युद्ध के क्षेत्र में। यदि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ता है तो मध्य पूर्व का ये पूरा क्षेत्र अस्थिरता के संकट में फंस जाएगा। इसके अलावा मध्य पूर्व के इस क्षेत्र को परमाणु खतरे का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा। इस जंग ने मध्य पूर्व के बाकी देशों और यूरोप को भी अपने फायदे और नुकसान के मद्देनजर ईरान या इजराइल का साथ चुनने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खोमेनी हैं, जो खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा रक्षक बता रहे हैं। दूसरी तरफ जॉर्डन, सऊदी अरब जैसे मध्य पूर्व के देश जो हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं हो रहे हैं। अमेरिका पहले ही इजराइल के समर्थन में। मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूं कि हमारा साथ दें। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल पर हम फिर हमला करेंगे। बीते कुछ समय से इजराइल और हमास के बीच संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जोर पकड़ लिया है। हाल ही के हमलों ने इस तनाव को और भड़का दिया है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट पर प्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति में कौन किसके साथ खड़ा है, ये जानना जरूरी है। इजराइल को इस संघर्ष में पश्चिमी देशों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है, खासकर अमेरिका का। अमेरिका ने इजराइल की सैन्य और राजनीतिक सहायता जारी रखी है। इसके अलावा कुछ अरब देशों ने भी इजराइल का समर्थन किया है। सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देश जो पहले इजराइल के विरोधी थे, अब उसकी ओर नरम रुख अपना रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान का समर्थन हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों के साथ है। ईरान ने लंबे समय से इन संगठनों की वित्तीय और सैन्य सहायता की है। इस बीच तुर्की और कतर जैसे देश ईरान की ओर झुकाव रखते हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आए हैं। ईरान ने सभी मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो उनके साथ खड़े हों। मुसलमानों को मिलकर रहना होगा। अल्लाह के बताए रास्ते से न हटें। मुस्लिम साथ रहें तो अल्लाह मेहरबान।
दुश्मनों से सावधान रहना होगा। दुश्मन हमें तोड़ना चाहता है। मुस्लिम विरोधी विनाश की राह चल रहे हैं। दुश्मन चाहता है कि मुसलमान एक न हो। ये सिर्फ हमारे नहीं, फिलिस्तीन, यमन सबके दुश्मन हैं। दुश्मन कामयाब हुआ तो मुसलमानों के लिए ठीक नहीं। ईरान से गाजा, यमन, लेबनान तक मुस्लिम एक हो जाएं। इजराइल के कुछ प्रमुख मुस्लिम साथी देशों में मिस्र और जॉर्डन हैं, जो शांति समझौते के तहत इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए हुए हैं। इसके अलावा यूएई और बहरीन ने अब्राहम समझौते के जरिए इजराइल के साथ संबंध सामान्य रखे हैं। हालांकि साल 2023 में हमास के हमले के बाद बहरीन ने खुद को इससे अलग कर लिया था। दूसरी ओर ईरान, लेबनान और यमन जैसे देश इजराइल के विरोधी हैं और क्षेत्रीय संघर्षों में उलझे हुए हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच तनातनी नई नहीं है। इस संघर्ष का प्रभाव क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ सकता है। मिस्र, जो हमेशा मिडिल ईस्ट में शांति के प्रयासों में आगे रहा है, इस बार सतर्क है। हालांकि उसने इजराइल के साथ सीधे टकराव से बचने की कोशिश की है, लेकिन स्थिति कहीं ज्यादा पेचीदा हो चुकी है। अब तक ईरान और उसके समर्थक समूह जैसे हमास, हिजबुल्लाह और हूती के अलावा किसी और ने गाजा युद्ध में सीधे भाग लेने का कदम नहीं उठाया है। मिस्र ने इजराइल को कई बार चेतावनी दी है, लेकिन अभी तक उसने किसी भी प्रकार की सीधी कार्रवाई नहीं की है। जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की स्थिति असमंजस भरी है। अप्रैल में इन देशों ने इजराइल को ईरान की मिसाइलों के बारे में सूचना दी थी, जबकि इन्हीं देशों ने अमेरिका और इजराइल को यमन और ईरान में हमला करने के लिए अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी। तुर्की और कतर ने गाजा युद्ध में इजराइल की निंदा की है और वो युद्ध विराम वार्ता में महत्वपूर्ण मध्यस्थ हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भी युद्ध में सक्रिय भागीदारी से परहेज किया है। जंग लड़ने के लिए पैसा और ताकत दोनों चाहिए, तभी जीत संभव है। ईरान की कमाई तेल से होती है, इजराइल तकनीक बेचकर पैसा कमाता है, लेकिन कौन सा देश कितने दिनों तक युद्ध को खींच सकता है, ये उसकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से कौन सा देश कितना शक्तिशाली है। 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की तो वैश्विक तेल की कीमतों में 5% की बढ़त हुई। अगले दिन नेतन्याहू का जवाबी बयान आया तो क्रूड ऑयल $75 प्रति बैरल से आगे बढ़ गया। ईरान विश्व के 4% तेल का उत्पादन करता है, उसकी आमदनी का मुख्य जरिया यही है। बाइडेन के इस बयान के बाद ईरान में हलचल तेज है। इजराइल के हमले के अंदेशे से ईरान ने खार्ग द्वीप के ऑयल टर्मिनल से तेल निकालना शुरू कर दिया है। ईरान को डर है कि इजराइल उसे आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए ऐसा कर सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि जहाज खार्ग द्वीप पर ईरान के महत्वपूर्ण तेल टर्मिनल से प्रस्थान कर रहे हैं। फारस की खाड़ी में स्थित खार्ग द्वीप से ही ईरान अपना 95% तेल निर्यात करता है। खार्ग द्वीप ईरान के तट से 25 किलोमीटर दूर है। ये रणनीतिक रूप से भी ईरान के लिए अहम है, इसीलिए ईरान से जो भी लड़ता है वो यही हमला करता है। 1980 के दशक में जब इराक और ईरान का युद्ध हुआ तब इराक ने यहीं पर बमबारी की थी। डर भी इसी बात का है कि इजराइल भी ईरान के मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल पर हमला कर सकता है। अप्रैल महीने में हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल ने ऐसा ही हमला उसके तेल डिपो पर किया था। हालांकि अगर इजराइल ईरान के तेल डिपो पर हमला करता है तो ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित इस पतले जल मार्ग से विश्व का 30% तेल व्यापार होता है। ईरान से तेल की आपूर्ति बाधित हुई तो सऊदी अरब को प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। दरअसल तेल निर्यात ईरान के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण जरिया है। अमेरिका की ओर से देश के तेल उद्योग पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद ईरान विदेशों में तेल बेचना जारी रखता है, विशेष रूप से चीन को। 2023 में ईरान ने तेल से ही $35 अरब का कारोबार किया था। जनवरी से मई 2024 के बीच ईरान की तेल बिक्री 1.56 मिलियन बैरल प्रतिदिन थी। अमेरिकी संगठन यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान के अनुसार प्रतिबंधों के बावजूद ईरान शैडो फ्लीट के जरिए तेल की तस्करी करता है और दूसरे देशों को 20% छूट पर तेल बेचता है। ईरान के पास शैडो फ्लीट में 383 जहाज माने जाते हैं। 2023 में ईरान का आर्थिक आउटपुट $403 बिलियन था, वहीं इजराइल का $509 बिलियन था। IMF के मुताबिक 2023 में ईरान की GDP प्रति व्यक्ति आय $4,663 थी, जबकि इजराइल की $52,219।